दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10th हिंदी ए मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो कि टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जेसीईआरटी द्वारा जारी की गई है। इसी क्वेश्चन पैटर्न आधारित आपको टर्म 1 एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि टर्म 1 एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा। इस बार सभी प्रश्न जो है एमसीक्यू होंगे। इस बार सभी प्रश्न जो है टर्म 1 एग्जाम में एमसीक्यू रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 40, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि 40 प्रश्न और 40 पूर्णांक आपका इस बार रहेगा। ठीक है, और समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट, समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। और इसी मॉडल पेपर से आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको टर्म 1 एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर जो है आप याद कर लीजिए। एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है सोशल साइंस का भी वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और यह हिंदी ए का सेट 1 है। इसी तरह सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 तक जो है इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे। आप लोग बस इस चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट। देखिए टर्म 1 एग्जाम में सबसे पहले आपको खंड क अपठित बोध से इस प्रकार का एक गद्यांश देखने को मिलेगा। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक इन पांचों प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका गद्यांश दिया रहेगा इस गद्यांश को आपको 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे प्रश्न रहेगा, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 को ध्यान दीजिए। हम किसके ऋणी हैं? ऑप्शन दिया हुआ है मातृभूमि, स्वयं, धन, धर्म। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देश प्रेम स्वाभाविक है, हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि जहाँ पर हम जन्म लिए हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, हम उसके ऋणी हैं, तो मातृभूमि आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मनुष्य की श्रेष्ठता की ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर गंदे हो जाते हैं, मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, गिर कर उठकर बड़े होते हैं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है गिरकर उठकर बड़े होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो गया आपका मातृभूमि और प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो गया गिरकर उठकर बड़े होते हैं। ठीक है, इस गद्यांश से आपको जो है मिल जाएगा उत्तर। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया हुआ है दान से मिले अन्न से, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। ऑप्शन सी को देखिए, विकल्प ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? अपने रीति रिवाज की निंदा करें, अपने मन का कार्य करें, हम ऋण लें, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? चलिए ढूंढते हैं, गद्यांश से ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए देश प्रेम क्या है? प्रश्न संख्या 5 को ध्यानपूर्वक देखिए। देश प्रेम क्या है? देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना, शांतिपूर्वक आराम करना, केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना। देखिए देश प्रेम क्या है, चलिए ढूंढते हैं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना ही देश प्रेम है। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। देखिए देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान करना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका एक पद्यांश। ठीक है, इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 6 से 10 तक, ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप अच्छे से जो भी पद्यांश दिया रहेगा आप अच्छे से इस पद्यांश को पढ़ लीजिएगा 2 बार। ठीक है, फिर नीचे प्रश्नों की ओर जाइएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6 में लिखा हुआ है किससे डरकर नौका पार नहीं होती? ऑप्शन दिया हुआ है नदी से डरकर, लहरों से डरकर, लोगों से डरकर, खुद से डरकर। चलिए उत्तर ढूंढते हैं किससे डरकर नौका पार नहीं होती। देखिए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए
ऊपर वाला लाइन में लिखा हुआ है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लहरों से डरकर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? दीवारों पर, पहाड़ों पर, छतों पर, कहीं नहीं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, दीवारों पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दीवारों पर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है? प्रश्न संख्या 8 को ध्यान दीजिए, मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है? रंगों में भय, हताशा, साहस, निराशा। चलिए ढूंढते हैं मन का विश्वास। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। क्या भरता है? साहस भरता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साहस। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? चींटी या लहरें या गोताखोर या कवि? चलिए ढूंढते हैं, सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंधु में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डुबकियां, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, गोताखोर, जो कि ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, गोताखोर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है, कैसे लोगों की हार नहीं होती? कैसे लोगों की हार नहीं होती? डरने वालों की, डराने वालों की, कोशिश करने वालों की, कोशिश नहीं करने वालों की। चलिए ढूंढ लेते हैं पद्यांश से। देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, कोशिश करने वालों की। ठीक है, इसी प्रकार आपको ढूंढ लेना है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट रहेगा आपका खंड ग से व्याकरण, जो कि प्रश्न संख्या 11 से। देखिए प्रश्न संख्या 11 में जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए अकर्मक क्रिया, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। सीता हो जाएगा कर्ता, गाना हो जाएगा कर्म, और गाती है क्रिया। ठीक है, सीता क्या गाती है? गाना गाती है। तो यहाँ पर गाना जो है आपका कर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वह किताब पढ़ता है, वह जो है यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, पढ़ना जो है क्रिया है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, किताब हो जाएगा आपका कर्म। यहाँ पर देखिए, मोहन सो रहा है, मोहन जो है क्या कर रहा है? सो रहा है। तो सोना जो है क्रिया है, और मोहन जो है करता है, यहाँ पर कर्म जो है यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, सो रहा है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, लता चाय पी रही है, लता पी रही है, पीना जो है क्रिया है, क्या पी रही है? चाय पी रही है, चाय यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्म। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी में भी आपका कर्म है, जो कि ऑप्शन सी में कर्म नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, यहाँ पर देखिए बच्चा जो है आपका कर्ता हो जाएगा, और रोना जो है क्रिया, लड़का जो है कर्ता, और हंसना जो है आपका क्रिया। यहाँ पर देखिए, रीता जो है, रीता खाना खाती है, रीता हो जाएगा कर्ता, खाना जो है आपका क्रिया, क्या खाती है? खाना खाती है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो खाना जो है आपका यहाँ पर कर्म है, यानी कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, जलज का अनेकार्थी नहीं है। जलज, देखिए जलज का अनेकार्थी शब्द है, कमल भी हो जाएगा आपका, मोती भी हो जाएगा आपका, और मछली भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है बादल, यह जो है जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि जलज का अनेकार्थी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बादल। नेक्स्ट प्रश्न है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, समास याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रतिदिन का समास विग्रह है दिन दिन। प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, आपको याद रखना है, अव्ययीभाव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समास का विग्रह है? नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समास का विग्रह है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय या वैभव बहुब्रीहि। नीला है जो कंठ नीलकंठ अर्थात शिव को कहा जाता है, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोज मिलती रहती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। देखिए, जब वर्षा
वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। दो साधारण वाक्य यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वर्षा होती है और मोर नाचने लगता है। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य आपस में जुड़े होते हैं कि उनमें से कोई एक उपवाक्य प्रधान होता है और शेष उपवाक्य उसके आश्रित होते हैं, उसे मिश्रा वाक्य कहते हैं। यहाँ पर दो साधारण वाक्य जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहेंगे मिश्रा वाक्य, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्राधान्यता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्राधान्यता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए कर्ता के काम को प्राधान्यता दी जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, कर्ता के काम को प्राधान्यता दी जाती है तो ये हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, बालक चांद डैश देख रहा है की ओर, क्या, क्यों, कैसे। बालक चांद की ओर देख रहा है, चांद की ओर देख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बालक चांद की ओर देख रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, धीरे धीरे, अरे अथवा वाह। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका अथवा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यह एक समुच्चय बोधक शब्द है, अथवा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका खंड ग से पाठ्य पुस्तक से, खंड ग पाठ्य पुस्तक से रहेगा एक पद्यांश। यहाँ पर गद्यांश लिखा हुआ है, गलत दिया हुआ है। एक पद्यांश आपको देखने को मिलेगा, इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 21 से 24 तक इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसे कि यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, क्लियर है, इस पद्यांश को आपको अच्छे से 2 बार पढ़ लेना है। देखिए प्रश्न संख्या 21 में लिखा हुआ है कि इस पद के रचयिता कौन है। जो भी पद्यांश रहेगा, ठीक है, पद्यांश के रचयिता पूछा जाएगा आपको, ठीक है। इस जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पद के रचयिता कौन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेहा तगा मैं तई नाहिन मन अनुरागी। इस प्रकार का एक पद्यांश दिया हुआ है और इस पद के रचयिता है सूरदास जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी। गोपियां, यहाँ पर गोपियां जो है कृष्ण की, कृष्णा की जो है अनन्य भक्त थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पुरइनी पात का क्या अर्थ है। पुरइनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता, कमल का पत्ता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, गोपियां ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। गुड़ खाई हुई चिट्ठियों से की है, दीपक और बाती से की है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, फूल और भंवरे से की है। यहाँ पर देखिए पुरीन पात रहत जल भीतर न रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। यहाँ पर हो जाएगा कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का एक पद्यांश दिया रहेगा, इन पद्यांश को आपको पढ़ लेना है और नीचे जो भी प्रश्न रहेगा प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका इस प्रकार का, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर प्रश्न है कि इस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, आठ नहीं रही है, कविता के आधार पर बताइए। कविता का नाम है आठ नहीं रही है, इस कविता के आधार पर बताना है कि किस महीनों में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका फागुन, सावन, भादो, आषाढ़, तो इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका फागुन। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्साह और आठ नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। उत्साह और आठ नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। इन दोनों कविताओं के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जितने भी पाठ किताब में जितने भी पाठ हैं कविता के, ठीक है, सभी कविताओं के जो कवि है आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। ऑप्शन है माँ की, पिताजी की, नन्हे शिशु के, दादाजी की। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका नन्हे शिशु की, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है नन्हे शिशु की। नेक्स्ट है, फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। नदियों का, बादलों का, सूर्य की किरणों का, बीजों का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, सूर्य की किरणों का। क्लियर है, सूर्य की किरणों का। नेक्स्ट रहेगा आपका एक गद्यांश,
जो कि पाठ्य पुस्तक से है, एक गद्यांश। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 29 से 32 तक इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश रहेगा और एक गद्यांश रहेगा, और अपठित पाठ से भी एक गद्यांश रहेगा और एक पद्यांश रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और नीचे जो भी प्रश्न रहेगा आपको उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? देखिए यहाँ पर बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गा रहे थे, गा रहे थे। नेक्स्ट है, भगत जी का बेटा कैसा था? भगत जी का बेटा कैसा था? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदासा था, सुस्त और बोदासा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। तो यहाँ पर प्रश्न है जैसे कि भगत जी का बेटा कैसा था, तो आपको आंसर देना है सुस्त और बोदासा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भगत जी की पतोहू कैसी थी? भगत जी की पतोहू कैसी थी? सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका और असंवेदनशील। देखिए यहां पर देखिए, पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, बोधा का क्या अर्थ है? बोधा का अर्थ होता है आपका कम बुद्धि वाला। बोधा का क्या अर्थ है? कम बुद्धि वाला, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कम बुद्धि वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रहेगा आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? मोटा और बादुनी व्यक्ति था, तुनक मिजाजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। देखिए नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला जो है ना, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। याद रखिएगा, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिए। याद नहीं हो रहा है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको कौन सा मॉडल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? मिट्टी की, संगमरमर पत्थर की, मोम की, लाल पत्थर की? संगमरमर पत्थर की बनी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसे वीडियोस मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता था? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? हलदर साहब, पान वाला, कैप्टन, लेखक? देखिए नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, शिव पूजन सहाय, नागार्जुन? नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। किताब में जितने भी पाठ है, सभी पाठ के जो लेखक है आपको याद रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। पाठ के लेखक सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। फिर से आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा, जो कि प्रश्न संख्या 27 से लेकर 40 तक के जो प्रश्न है आपको उत्तर देना है। देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और नीचे जो भी प्रश्न रहेगा प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? माता का आंचल, जात पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, मैला आंचल? यह गद्यांश जो है माता का अंचल, इस पाठ से लिया गया है, माता का अंचल, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लेखक क्या खेलते थे? लेखक क्या खेलते थे? ऐसे ऐसे नाटक हम पर लोग बराबर खेलते रहते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नाटक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका प्रश्न संख्या 39, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई? सोनपुर का मेला, ददरी का मेला, जगन्नाथपुर का मेला और दशहरे का मेला? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस गद्यांश से आपको मिल जाएगा, अच्छे से गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो भाइयों
ददरी सत्तू किसान के मटोरी। यहाँ पर देखिए जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। तो यहाँ पर ददरी के मेले का बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ददरी का मेला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अंतिम सवाल है, रहरी किसे कहते हैं? राही को, राहा को, अरहर दाल को, स्त्री का नाम। देखिए रहरी जो है अरहर दाल को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर